नमस्कार दोस्तों, इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी फाइटर, जिसमें दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन लीड रोल पर हैं, 25 जनवरी 2023 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है। लेकिन 23 जनवरी को ही गल्फ कंट्रीज ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि वो इसे अपने देश में बैन कर रहे हैं। और ये बैन किस लिए लगाया गया है, इस पर खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं। वैसे तो बेसिकली ये मूवी पुलवामा अटैक और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था उस पर बेस्ड है, लेकिन इसको हम सच्ची घटना पर आधारित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में ज़बरदस्ती के कुछ सीन डाले गए हैं जो कि रियलिटी पर कम और इंटरटेनमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगर इस स्टोरी पर हॉलीवुड वाले मूवी बनाते तो इतना अच्छा मूवी बना सकते थे कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने तो पूरी कहानी ही बदल के रख दी है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में पूरी रिसर्च के साथ पुलवामा हमला, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद अभिनंदन वर्धमान वाली स्टोरी, इन सब की एक्चुअल कहानी इस वीडियो में बताएंगे। कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। 8 जुलाई 2016 जम्मू कश्मीर पुलिस और 19वीं राष्ट्रीय राइफल के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसको ऑपरेशन ऑल आउट कहा जाता है। इसी ऑपरेशन में कश्मीर के एक टेररिस्ट बुरहान वानी की मौत हो जाती है। अब बुरहान वानी को भारत वाले तो आतंकवादी मानते थे, लेकिन कश्मीर वाले उसे अपना उभरता हुआ नेता मानते थे। बुरहान वानी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहता था और इसी से उसने पॉपुलैरिटी बटोरी थी। ऐसे ऐसे पोस्ट करता था जैसे कि वो कश्मीरी युवाओं के हक की बात कर रहा हो। कश्मीर के लोग इसे अपना लीडर मानने लगे थे और उनको लगता था कि ये उनकी तरफ से लड़ रहा है। इसके पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंतिम संस्कार में लगभग 2 लाख लोग शरीक हुए थे। 2 लाख लोग एक बहुत बड़ा नंबर होता है और उस समय एक पत्रकार बताते हैं कि ये कश्मीर में अभी तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। क्योंकि कश्मीर में बुरहान वानी को चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसके मौत के बाद कश्मीर में जगह जगह आगजनी, प्रदर्शन, सुरक्षाकर्मियों पर पथराव, ऐसी घटनाएँ होने लगती हैं। हमारे सुरक्षाकर्मी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने ज़बरदस्त कार्रवाई किया और कई आतंकवादियों को फिर से मार गिराया। सुरक्षाकर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर गोलियां चलाई गई, कई लोगों की मौत हो जाती है और छर्रों से कई लोगों की आंखें चली जाती है। इसी जवाबी कार्रवाई के दौरान एक लड़के के पैर में गोली लगती है और गोली लगने के बाद वो लड़का 11 महीने तक बिस्तर में पड़ा रहता है और बिस्तर में पड़े पड़े सुरक्षाकर्मियों के प्रति उसके अंदर इतनी जहर भर जाती है कि वो पुलवामा टेररिस्ट अटैक जैसे वारदात को अंजाम दे डालता है। जी हाँ दोस्तों, ये लड़का आदिल अहमद डार था जो पुलवामा टेररिस्ट अटैक को एग्जीक्यूट किया था। 14 फरवरी 2019 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी चैनल के एक फेमस होस्ट बियर ग्रिल के साथ एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे होते हैं। तभी इसी दौरान एक न्यूज आती है, भारतीय सुरक्षा बलों के काफिले पर एक टेररिस्ट अटैक हो गया है। सीआरपीएफ के 2500 जवान 78 बसों में सवार होकर जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए नेशनल हाईवे नंबर 44 पर ट्रेवल कर रहे होते हैं। इस काफिले के 76वीं बटालियन की बस, जिसमें माहौल बहुत ही खुशनुमा था। कई लोग अभी अभी घर से आए हुए थे और घर का एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हंसते हंसाते जा रहे थे। कई लोग 1 घंटे पहले ही अपने घरों में फ़ोन किया था और उनको कहा था कि हम एकदम ठीक हैं, और कुछ लोग अभी अभी कॉल पे बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक वो देखते हैं कि एक एसयूवी रॉन्ग साइड से आती हुई दिखती है और देखते ही देखते वो 2 बसों के बीच में जाके घुस जाती है। और इस एसयूवी को ड्राइव कर रहा था वही आदिल अहमद डार, जिसके मन में सुरक्षा बलों के प्रति जहर भरा हुआ था। इससे पहले कि सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते, 300 किलो बारूद से लदी हुई एसयूवी जाकर एक बस से टकरा जाती है। भयंकर धमाका होता है, बस के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस घटना में हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं और पूरे इलाके में उनके शरीर के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। घटना के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद इस घटना की जिम्मेदारी लेता है और वो एक वीडियो जारी करता है जिसमें आदिल अहमद डार कहते हुए नज़र आता है, हमारे कश्मीरी मुसलमानों पर काफ़ी अत्याचार हुआ है और मैं इस आतंकवादी संगठन को 2018 में ज्वाइन किया था और मुझे पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो यह भी कहता है कि जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे हम जन्नत में होंगे। मतलब उसको अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा था। ये पुलवामा अटैक देश के हर एक नागरिक को अंदर से हिला कर रख देता है और नागरिकों के अंदर इतना गुस्सा आ जाता है कि उनका बस चले तो पाकिस्तान में घुस कर बदला ले लें। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। 2019 के लोकसभा का चुनाव नजदीक ही था और जनता का इस तरह से गुस्सा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जा सकती थी, इसलिए जरूरी हो गया था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए और ये प्रूफ कर दिया जाए कि भारत एक सुरक्षित हाथों में है। इस घटना की निंदा भारत के लोगों ने तो की ही, अमेरिका का व्हाइट हाउस भी कहता है कि पाकिस्तान सभी तरह के आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित पनाह देना बंद करे और उनका समर्थन करना भी बंद करे।
क्योंकि देशवासियों में पाकिस्तान और पाकिस्तान को समर्थन करने वाले कश्मीरियों पर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने सारा गुस्सा अब कश्मीरी लोगों पर निकालना शुरू किया। कई जगह कश्मीरी छात्रों को किराए के मकान से निकाल दिया गया। कई जगह कॉलेजों में कश्मीरी लोगों के एडमिशन पर रोक लगाने की मांग की जाने लगी। इसके अलावा भारत भी कुछ इनिशियली कदम उठाता है, जैसे पाकिस्तान से वेल फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लेता है, पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी 200% बढ़ा देता है। इंडियन सिनेवर्क एसोसिएशन ये घोषणा करता है कि पाकिस्तानी कलाकार और पाकिस्तानी मूवियों का भारत में प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार भी कुछ कदम उठाता है, जैसे कि अलगाववादियों को जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है वो सुरक्षा 17 फरवरी को वापस ले ली जाती है। इन सब के अलावा एक घटना और होती है। पाकिस्तान का एक कैदी शकरुल्लाह, जो जयपुर के सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास का सजा काट रहा था, उसकी 4 अन्य कैदियों ने मिलकर हत्या कर दी। जेल प्रशासन का कहना था कि उन कैदियों के बीच में टीवी के वॉल्यूम को लेकर और ये झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि चारों लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन पाकिस्तान ये दावा करता है कि ये पुलवामा अटैक के बदला के स्वरूप में किया गया है। अब पाकिस्तान को कौन बताए कि ये कोई बदला है? पाकिस्तान को ये अंदाजा भी नहीं था कि भारत कितना खतरनाक बदला लेने वाला है। अब इन छोटे मोटे कार्रवाइयों को देखकर पाकिस्तान सोचा कि अब शायद भारत शांत हो जाएगा, लेकिन ये तो सब साइड में हो रहा था। मेन स्टोरी तो कहीं और लिखी जा रही थी, और वो कहानी थी बालाकोट एयर स्ट्राइक की। 15 जनवरी 2019 यानी पुलवामा अटैक के एक दिन बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की एक बैठक होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं नरेंद्र मोदी। इनके अलावा इस मीटिंग में NSA अजीत डोभाल भी रहते हैं और उस समय के एयर चीफ मार्शल BS धनोवा भी होते हैं। प्रधानमंत्री को कई प्लान के सुझाव दिए जाते हैं, जैसे कि उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग हटके किया जाना तय हुआ था। कमेटी के लंबे डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया जाता है कि इस बार एयर स्ट्राइक किया जाए। प्रधानमंत्री जी पूरे मिशन की जिम्मेदारी NSA अजीत डोभाल को सौंप देते हैं। इसके बाद NSA अजीत डोभाल और करंट के एयर चीफ मार्शल BS धनोवा मिलकर इस मिशन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और इसी दौरान तय होता है कि इस बार जैसे मोहम्मद के ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। इसके बाद जब जगह तय हो गई, इसके बाद सभी एजेंसियों ने इनपुट निकालना शुरू किया, जैसे कि रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब मिलकर जैश के ठिकाने की पुख्ता जानकारी निकालना शुरू की। इस हमले में भले ही वायुसेना का अहम रोल था, लेकिन थल सेना को भी पूरी तरह से अलर्ट में रखा गया था। खासकर LOC के आसपास के सैनिक पूरी तरह सतर्क थे ताकि वो किसी भी तरह के सिचुएशन का जवाब दे सकें। एयर स्ट्राइक के 2 दिन पहले तय हुआ कि इस एयर स्ट्राइक में फाइटर प्लेन मिराज 2000 का यूज किया जाएगा। जो फाइटर प्लेन एयर स्ट्राइक करने वाले थे उनको ग्वालियर एयर बेस पे तैनात किया गया। साथ ही साथ आगरा और बरेली एयर बेस को भी अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा एक यूनिट पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए थी। 26 फरवरी 2019 रात के लगभग 3 बजे ग्वालियर एयर बेस से 12 मिराज 2000 प्लेन टेक ऑफ करते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि बॉर्डर से काफी दूर है। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि हमला यहां से किया जा सकता है। रात के लगभग 3:30 बजे जब सारे आतंकवादी आराम फरमा रहे होते हैं, तब हमारे फाइटर प्लेन LOC को क्रॉस करते हैं और बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम बरसाना शुरू कर देते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया और भारत सरकार के अनुसार लगभग 300 से ऊपर आतंकवादी मारे गए थे। इस हमला के तुरंत बाद पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, लेकिन तब तक हमारे फाइटर प्लेन काम करके आ चुके थे। हमारा इंडियन फोर्स 44 जवानों के शहादत का घर में घुसकर बदला लिया और ये साबित कर दिया कि हम जब चाहें तब पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। सुबह सुबह लोग जैसे ही टीवी चालू करते हैं तो देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान में घुसकर हमला किया और ये न्यूज़ देखकर हर एक भारतीय गर्व से झूम उठता है। चारों तरफ खुशी का माहौल था और हमारे प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक की जय जयकार होने लगती है। सभी देशवासी इस बदले का जश्न मना ही रहे होते हैं, तभी कहानी में एक एंटी क्लाइमैक्स आ जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ये दावा करता है कि एक इंडियन एयरफोर्स का सोल्जर पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे में है। यह न्यूज़ देखकर सारे देशवासी दंग हो जाते हैं और इतने बेचैन हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें हर हालत में अभिनंदन वर्धमान सही सलामत भारत में वापस चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मास्टर स्ट्रोक के चलते हीरो बनने ही वाले थे कि सारा फोकस अभिनंदन वर्धमान की ओर शिफ्ट हो जाता है। बालाकोट में सफल एयर स्ट्राइक के बाद अपने आप को जीता महसूस करने ही वाले थे कि हमें एक और टास्क मिल जाता है कि अभिनंदन वर्धमान को सही सलामत भारत में वापस लाया जाए। दरअसल हुआ क्या था कि जब भारत एयर स्ट्राइक किया उसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में अपने समझ में जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने उन्नत फाइटर प्लेन F-16 भारत की ओर रवाना किया, लेकिन हमारे एयरफोर्स पहले से अलर्ट में थे और पाकिस्तानी प्लेनों को वापस खदेड़ दिया।
इसी दौरान अभिनंदन वर्धमान जो कि MiG-21 उड़ा रहे थे, वो पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराते हैं और इसी दौरान उनका प्लेन भी डैमेज हो जाता है। अपने आप को सुरक्षित उतारने के लिए वो फाइटर प्लेन से जंप कर जाते हैं और पैराशूट के सहारे एक गाँव में लैंड करते हैं। लैंड करते ही वो गाँव वाले से पूछते हैं कि ये भारत है कि पाकिस्तान है। गाँव वालों ने उनसे झूठ बोला कि ये तो भारत है, लेकिन अभिनंदन काफ़ी चालाक थे। उनको डाउट होता है कि मैं भारत में नहीं हूँ, शायद पाकिस्तान में हूँ। तो वो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और जैसे ही भारत माता की जय के नारे लगाते हैं तो गांव वाले चुप्पी साध लेते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि मैं भारत में नहीं हूँ, पाकिस्तान में हूँ। इसके बाद जैसे उनको पता चलता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, वो भागने की कोशिश करते हैं। गांव वालों ने उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अभिनंदन वर्धमान अपने आप को बचाने के लिए एरियल फायर करते हैं, लेकिन तब तक वहां पाकिस्तानी आर्मी पहुंच चुकी होती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद भारत अपना डिप्लोमेसी पावर दिखाता है और भारत के इस स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते पाकिस्तान को 58 घंटे के अंदर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ना पड़ता है और पाकिस्तान कहता है कि वो सद्भावना पूर्वक इसको छोड़ रहा है। वैसे अभिनंदन वर्धमान की स्टोरी भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लंबी है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। अभिनंदन वर्धमान को 28 फरवरी 2019 की रात बाघा बॉर्डर से भारत में लाया जाता है और सभी भारतीय एक बार फिर से जीत का जश्न मनाते हैं। और इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।